Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the Newton's law of gravitation. Okay, so Newton's law of gravitation, in the previous lecture we have discussed that every objects in the universe attracts every other object. ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है. दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, फोर्स होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में. बट वो फोर्स कितना होता है, मतलब कितना फोर्स अप्लाई होगा, जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था फिजिक्स के. that you need force to change the state of any object, but how much force is required? The next question is how much force is required. Same as every object in the universe attracts every other object with the gravitational force, but what is the amount of that force, means वो कितना फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, ये हमें कैसे पता चलेगा. हमें ये पता चल गया कि हाँ, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, मीन्स सन और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा. ठीक है, सो ये हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर दिया न्यूटन ने इन हिज लॉ, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. इस लॉ में ये बताया गया है कि कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, मतलब कितना फोर्स लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. ठीक है, ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट, इस लॉ के अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट attracts every other object with a force, every other object with a force which is directly proportional to product of their masses, proportional to product of their masses. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल. प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, let us discuss. According to this law, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ. सपोज हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं. ये ऑब्जेक्ट ए है, दिस इज ऑब्जेक्ट बी. ठीक है, इसका मास m1 और इसका मास m2. सो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2. ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2. अब ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे होंगे, तो हमने कंसीडर कर लिया इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, r. ये याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में. मीन्स सपोज अगर हम सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक की डिस्टेंस मेजर होगी. ठीक है, सो अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है, सो F प्रोपोर्शनल टू 1/r². F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब उसकी डिस्टेंस की स्क्वायर, ठीक है, कि प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस इज द लॉ. ओके, यही लॉ है जो इसमें लिखा हुआ है, वही मैंने लिखा. F प्रोपोर्शन m1 m2 मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, एंड F इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है. ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या है ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगी. ठीक है, इसको मे भी आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लेना. ठीक है, नाउ
हाँ, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, सपोज मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला एंड दिस इज इक्वेशन 2, ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन करते हो यू विल गेट F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है जब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा उनका प्रोडक्ट आएगा, उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। एंड ठीक है, अगर मास कम होगा, ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास बहुत ज़्यादा कम है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी बहुत लेस होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। सेम एज अगर हम r इसको डिस्टेंस की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, मतलब डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। डिस्टेंस जितनी कम होगी ऑब्जेक्ट्स के बीच में उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इवन डिस्टेंस जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की मीनिंग है। अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो अब जैसे जैसे उस पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा, मतलब जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट के मास होगा उतना ही ज़्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना फोर्स कम लगेगा, या जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके ना, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी है, तो कभी भी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ये वो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वाई इट इज कॉल्ड सो? ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है? बिकॉज दिस लॉ इज वैलिड इन द होल यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। And this value universal gravitational constant, this value is constant for the whole universe। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पे भी जाइए, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी इस कैपिटल G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स इस G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, और इस G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है 6.67, और ये वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में बोला है मैंने, तो कहीं पे भी मतलब जी की वैल्यू फिक्स होगी, जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। होपफुली आपको इतनी चीज़ें, इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस जी की वैल्यू को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब होपफुली आपको इतना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया होगा, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Its formula is F is equal to G m1 m2 by r square, where G is the universal gravitational constant. This value is constant for the whole universe. Okay. अब अगर हम G की बात करें, मैंने आपको G की वैल्यू तो बता दी, तो ठीक है, इस G की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये F ग्रेविटेशनल फोर्स है, G कांस्टेंट है। अगर इस G की हमको डेफिनेशन निकालनी होगी, G की डेफिनेशन क्या होती है, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी आता है डिफाइन 1G, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन 1G, 1 कैपिटल G ना। सो कैपिटल G, यहाँ पे कैपिटल G होगा क्या? सपोज करिए कि इफ बोथ द मासेस और ऑफ 1 kg, दोनों ऑब्जेक्ट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो 1 kg है, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। उनको हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया, ठीक है।
तो क्या होगा देखिए, F इज इक्वल टू जी, 1 kg मास रखना है हमको, 1 kg इंटू 1 kg अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा। F इज इक्वल टू जी। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 कंसीडर करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, तो F इज इक्वल टू जी। तो जी की डेफिनेशन होगी फ्रॉम हियर that universal gravitational constant g is equal to gravitational force when the masses of the objects are 1 kg and separated by a distance of 1 meter. Okay, क्या definition होगी? This universal gravitational constant is equal to gravitational force when the masses of the objects are 1 kg and they are separated at a distance of 1 meter. Separated means उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, so this is the definition of capital G। ठीक है, कैपिटल G की डेफिनेशन है ना। अगर आपको कैपिटल G की यूनिट फाइंड आउट करनी होगी, कैपिटल G की एग्जैक्ट यूनिट होती क्या है, ठीक है, कैपिटल G की मैंने जो यूनिट लिखी थी वो हम कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ कैपिटल G। तो यूनिट ऑफ कैपिटल G निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस आर स्क्वायर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आर स्क्वायर और ये m1 m2 कहाँ जाएगा, अपॉन में। सो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। G की वैल्यू चाहिए थी, इस आर स्क्वायर के मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 m2 अपॉन में गया। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट होगी केजी इंटू केजी, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। यूनिट याद रखनी है, कैपिटल G की वैल्यू याद रखनी है, ये भी याद रखना है कि दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट कैपिटल G इज कांस्टेंट फॉर द होल यूनिवर्स। पूरे होल यूनिवर्स में कैपिटल G की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी। इट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? ओके, सो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया, कैपिटल G की डेफिनेशन, इट्स यूनिट। ना अब इस कैपिटल G के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बिकॉज दिस कैपिटल G इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं आपको स्मॉल g भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन जनरली ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। फॉर दैट आपको इस कैपिटल G। नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई ही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इम्पोर्टेंस क्या है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, सेकेंड थिंग, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मून भी सन के अर्थ के अराउंड में इसलिए रिवॉल्व कर रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने आपको बताया था, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई ऑल द प्लैनेट्स and the moon revolve in a particular orbit around the sun and the moon। रीजन यही था ना, ठीक है। मून क्यों अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे प्लैनेट्स क्यों सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट क्या है, आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता होगा कि जो प्लैनेट्स के अराउंड में रिवॉल्व करता है उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, सो ऑल दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है मैन मेड, जो हम वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह डिफरेंट चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भेजी जाती है स्पेस में। ठीक है, तो जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड में रिवॉल्व कर पाती हैं। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द फोर्थ वन, हम आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के अराउंड में क्या है, एटमॉस्फेयर। वो जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, आपने टाइड्स का नाम सुना होगा,
ओशन में टाइड्स आती हैं, हाई टाइड लो टाइड सुना होगा आपने, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये जो टाइड्स आती हैं ये भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, जो रेन होती है हमारे यहाँ, रेन भी दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइड्स अकर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, and rain due to gravitational force. Even atmosphere present in the earth, it is also due to the gravitational force. So hopefully students आपको इस gravitational force के importance समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसकी कुछ characteristics डिस्कस कर लेते हैं। characteristics means it is something like the properties, जैसे हम किसी चीज़ की properties पढ़ते हैं उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे characteristics of gravitational force, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है, मैग्नेट में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है, ठीक है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्स, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। सेकेंड वन, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ये सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, ये सबसे वीक फोर्स है, जितने भी फोर्सेस होते हैं उसमें ये सबसे वीक फोर्स है, ठीक है। अभी इसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगी, ठीक है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। एंड द थर्ड वन इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। किस मीडियम में प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके मतलब वैक्यूम में हैं या फिर एयर में है, कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है। मीडियम का कोई भी इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स पे नहीं पड़ता कि वैक्यूम में कोई चीज़ है तो वहाँ फोर्स कम या ज़्यादा लगेगा, या हमारे अर्थ में जहाँ एयर प्रेजेंट है वहाँ पे फोर्स कम या ज़्यादा लगेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द medium, it is independent, it is independent सॉरी गलत हो गया, independent of medium, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। It follows inverse square law, very important, it follows inverse square law, inverse square law। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने अभी आपको बताया था कि दैट F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स अगर आपने डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे, कि सपोज दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अभी हम कंसीडर कर लें कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में r डिस्टेंस थी, दो ऑब्जेक्ट के बीच में r डिस्टेंस थी और इस डिस्टेंस को मैंने इंक्रीज करके 2r कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज करके 2r कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा मैंने ऐसे रफ बना दिया है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस अगर हमने इंक्रीज करके 2r कर दिया, जो फोर्स होगा ये क्या है 1/r², तो जो फोर्स होगा इट विल बी 2r², 2r² मीन्स 2r² मीन्स क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, सो F डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/4r², मीन्स पहले जो फोर्स था उसका 4 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 टाइम्स डिक्रीज होगा, ठीक है। ये समझ में आया। डिस्टेंस पहले जब ऑब्जेक्ट की r थी तो फोर्स F था, जब हमने डिस्टेंस डबल कर दिया मतलब 2r कर दिया तो फोर्स 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस मैंने 2r की जगह पे 3r इंक्रीज की होती, 3r टाइम्स अगर हमने डिस्टेंस इंक्रीज की होती तो जो फोर्स होता इट इज कितना 3r², यही होगा 3r² मीन्स 1/9r², जो फोर्स होगा वो 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 1/9 टाइम्स फोर्स डिक्रीज होगा। बिकॉज अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होगा,
ठीक है, उसके स्क्वायर टाइम्स। जैसे आपने 3 टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज की है तो फोर्स 1/9 टाइम्स डिक्रीज होगा। ठीक है, फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। सो इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, and the third one it is independent of the medium, and the fourth one it follows inverse square law. ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स। ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंटर की तरफ लगता है, तो यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स। आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में ये लगता है, एंड ऑल्सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। आई थिंक दिस इज 5th पॉइंट, आई फॉरगेट दैट। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों कहा गया ये? बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ये फोर्स अप्लाई होता है। जैसे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दूं कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर भी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। मीन्स दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ये फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। Students, we have discussed in this video what is Newton's law of gravitation. Very important for your board exams. Okay, sorry, not board exam, for class 9th exams. Okay, and second one about the capital G, definition of 1G, unit of 1G. Okay, and its value, then importance of gravitational force, and after that characteristics of gravitational force. ठीक है, अब आप ये भी मे भी बच्चे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर और दे देती हूँ अपनी तरफ से कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर दो फ्रेंड्स ही बैठे हुए हैं तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, बट उनका जो मास है इट इज़ टू स्मॉल। उनका मास इतना ज़्यादा कम है। अब आप कहोगे कि मैम कहाँ मास मेरा कम है, मास तो ज़्यादा है, बट अब बेटा अगर आप कंपेयर करोगे विद द अर्थ और विद द मून उनके मासेस से, तो आपका मास क्या है? नेग्लिजिबल। दैट्स वाई इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि कोई टेबल या चेयर रखिए तो वो क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले जाती, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, बट दैट फोर्स इज नेग्लिजिबल ड्यू टू स्मॉल मास। ठीक है, उनका मास बहुत ज़्यादा कम है, दैट्स वाई उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई तो होता है बट फील नहीं होता, मतलब हमें समझ नहीं आता, हमें दिखता नहीं है या हमें फील नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न वाई द टू टेबल्स और चेयर, ठीक है, placed near to each other, they are not attracting each other. The reason behind their mass is too small, that's why the force gravitational force between them is negligible. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। एंड द सेकेंड थिंग, एक बार और वीडियो आप रिपीट करके भी देख सकते हो कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। ओके, and the next thing is, if you like my lecture, press the like button, and if you have not subscribed yet, subscribe it. Thank you.